हेलो एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। और इससे पहले की सारी टॉपिक्स कवर हो चुकी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। सो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो है लैंड कहाँ आता है, लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट में आता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि लैंड तो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन लैंड एक्विजिशन जो है ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात कि लैंड जो है स्टेट लिस्ट में है, लेकिन लैंड एक्विजिशन जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो अगर कोई भी चीज़ कंकरेंट लिस्ट में है तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर और स्टेट दोनों इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं, ठीक है। और स्टेट को जो है लॉ बनाना होगा सेंटर के लेजिस्लेशन के कंफॉर्मिटी के साथ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कुछ डिफरेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके साथ ये कह सकते हैं कि तालमेल बिठा के ही लॉ बनाना होगा। और अगर तो सेम चीज़ पे यानी लैंड एक्विजिशन पे सेंटर का भी लॉ है और स्टेट का भी लॉ है, लेकिन अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो फिर सेंट्रल लॉ ही प्रिवेल करेगा। मतलब क्या है कि सेंटर के लॉ को ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इंट्रोडक्शन में कि क्या जो है लैंड कहाँ पे आप फॉल करता है, ठीक है। लैंड स्टेट लिस्ट में आता है और लैंड एक्विजिशन जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो ओरिजिनल लैंड एक्विजिशन एक्ट था 1894 का, ठीक है, उसके बारे में। तो ये तो एक कॉलोनियल लेजिस्लेशन था, ठीक है, ये कॉलोनियल टाइम के वक्त बना हुआ था, जिसको कि ब्रिटिश ने बनाया था। और अगर ब्रिटिशर्स ने बनाया था तो उनका एम ऐसा तो नहीं होगा कि वो लोगों का भला करना चाह रहे हों। तो वो उन्होंने क्यों बनाया था कि वो प्राइवेट लैंड को एक्वायर करना चाहते थे रेलवे लाइन बिछाने के लिए और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए, ठीक है। जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो ये एक्ट फिर भी फोर्स में रह गया और इसको जो है गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया जा रहा था। कब तक? कुछ अमेंडमेंट करने के बाद ये जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट 31 दिसंबर 2013 मतलब 2013 तक जो है पुराना ही एक्ट को यूज़ किया जा रहा था, जो कि कॉलोनियल लेजिस्लेशन था, ठीक है, कुछ अमेंडमेंट के साथ। तो कुछ मेजर इशू इस लैंड एक्विजिशन एक्ट में देखने के लिए मिला, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या मेजर इशू इसमें था। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 ऑफ लेट वाज फेल्ट बाय ऑल कंसर्न दैट इट डिड नॉट एडिक्वेटली प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ लैंड। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है लैंड ऑनर्स या पर्सन इंटरेस्टेड इन लैंड, तो यहाँ सबसे बड़ा इशू क्या देखने के लिए देखा गया कि लैंड ऑनर के इंटरेस्ट को जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं किया गया, ठीक है। क्या नहीं किया गया? लैंड ऑनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। दूसरा, एक्ट डिड नॉट प्रोवाइड फॉर रिहेबिलिटेशन, ठीक है, रिहेबिलिटेशन भी नहीं था इस एक्ट में, ठीक है। रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड ऑल्दो बाय सच कंपल्सरी एक्विजिशन। तो यहाँ पे जैसे अगर था ना कि अगर आप किसी की ज़मीन को ले रहे हो या उसको डिस्प्लेस कर रहे हो तो कोई रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, ठीक है, उनको कहीं और ज़मीन मिलना चाहिए या पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि उनका लाइवलीहुड इफेक्ट नहीं हो। लेकिन ये चीज़ रिहेबिलिटेशन नहीं था और लैंड के जो है ओनर और या जो भी पर्सन था रिलेटेड था लैंड से, इंटरेस्टेड था लैंड से, तो उनके जो है उनको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। देन कॉम्पनसेशन गिवन टू लैंड ओनर एज पर 1894 एक्ट यूज टू बी सब्सटैंशियली लेस देन द एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड। तो यहाँ पे भी हमें क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है कि कंपनसेशन जो लैंड ओनर्स को दिया जा रहा था ये 1894 के एक्ट के अकॉर्डिंग ही दिया जा रहा था, जो कि मार्केट वैल्यू से बहुत ही कम था, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनसेशन अगर मिल रहा था तो वो भी बहुत कम। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1894 का जो एक्ट है तो जो भी मतलब इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस है और उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट होने चाहिए, ठीक है, वो नहीं हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था और इनजस्टिस की वजह से सोसाइटी में रेसिस्टेंस जनरेट हो रहा था, ठीक है। अब ऑब्वियसली इनजस्टिस होगा तो सोसाइटी की तरफ से रेसिस्टेंस जनरेट होगा या प्रॉब्लम जनरेट होगा या मना करेंगे या कोई भी प्रोजेक्ट को नहीं आने देंगे। तो इसके वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट का अबेंडनमेंट भी हो गया, ठीक है। इसमें अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो टाटा मोटर्स स्मॉल कार प्रोजेक्ट जो है सिंगूर में, तो ये यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर सोसाइटी के इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से
चीज़ें नहीं हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ रेसिस्टेंस डेवलप होगा। और अगर हम ये भी देखें कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट काफ़ी पुराना है, बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड ये जो है एक्ट है, 120 ईयर्स ओल्ड एक्ट है, ठीक है। और इसको जो है रिप्लेस किया जाना चाहिए, कोई फेयर, रीजनेबल और रैशनल जो है लॉ आना चाहिए, ठीक है। और उसमें कोई प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के साथ होना चाहिए, जो कि हमने देखा कि लेटर ऑन चेंजेस होते हैं। 300A में जो है आर्टिकल एड ऑन होता है राइट टू प्रॉपर्टी का, और काफ़ी सारे चेंजेस किए जाते हैं। तो ये जो 1894 का एक्ट था, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है और इसमें काफ़ी सारे लूप होल्स हैं, इसीलिए इसको चेंज करके फिर दूसरा इसमें कुछ बदलाव होने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद, तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? ये एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है। लेकिन 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया? इसको जो है एलिमिनेट किया गया, ठीक है। इसको फंडामेंटल राइट से हटाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? अमेंडमेंट एलिमिनेटेड राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट। तो इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। आर्टिकल 31 को जो है रिपील्ड कर दिया गया और आर्टिकल 19 को अमेंड कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सारे चेंजेस हैं जो कि हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। और जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको कि आर्टिकल 300A में, ठीक है, इसमें डाल दिया गया, ठीक है। तो अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रहा, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, कि दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कि मतलब कोई भी इंसान जो है किसी के प्रॉपर्टी से उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, और ये कोई कर सकता है तो लॉ के द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। और पावर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द टर्म इमिनेंट डोमेन, ठीक है। और जो ये कंपल्सरी एक्विजिशन है कि जहाँ जिस चीज़ के लिए प्रॉपर्टी को एक्वायर करना ज़रूरी है, ठीक है, ये तो लॉ के द्वारा ही किया जाएगा, कोई दूसरा किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं किया जा सकता है। तो कंपल्सरी एक्विजिशन को एक टर्म दिया गया, एमिनेंट डोमेन, ठीक है। और ये जो है हम कह सकते हैं कि इट इज़ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। और ये पावर किसके पास रहा? ये सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही पावर रहा कि वो प्रॉपर्टी को जो है ले सके, ऑब्टेन कर सके, ठीक है। इवन अगर ज़रूरत है, गवर्नमेंट को अगर किसी चीज़ के लिए ज़रूरत है, तो जो पर्सन है उसके बिना कंसेंट के भी वो ले सकती है। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सीज कर सकती है लैंड को, ताकि वो पब्लिक एंटरप्राइज के लिए यूज़ कर सके, चाहे अगर जैसे रोड बनाना हो, स्कूल्स हो या कोई यूटिलिटीज़ हो, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं गवर्नमेंट? लैंड ओनर को जो है कंपनसेट कर देते हैं, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से, जो कि हम रियल लाइफ में भी देखते हैं कि अगर जो है रोड बनना है, कुछ बनना हो, और अगर उस सड़क बनने में किसी की प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है? कंपनसेट किया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है बदले में, और उनके लैंड को ले लिया जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है इस इमिनेंट डोमेन को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? जितना भी फोर्सफुल एक्विजिशन होता है लैंड का, उसके लिए जो ये टर्म इमिनेंट डोमेन है, इस टर्म को यूज़ किया जाता है। इमिनेंट डोमेन किसके लिए है? कंपल्सरी एक्विजिशन के लिए, कि जिस जगह पे लग रहा है कि हमें ये लैंड लेना ही पड़ेगा, मीन्स गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये लैंड लेना ही पड़ेगा, तो उस कंपल्सरी एक्विजिशन को ही एमिनेंट डोमेन किया जाता है। तो जितना भी फोर्सफुल एक्विजिशन किया जाएगा, मतलब फोर्सफुली उस लैंड को लिया जाएगा, उसके लिए गवर्नमेंट जो है इस इमिनेंट डोमेन को यूज करती है, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या देखते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी बस कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी राइट है, ठीक है। तो अगर आप पॉलिटी में पढ़ेंगे कि ये क्यों इसको हटा करके फंडामेंटल राइट से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया, तो इसके पीछे बहुत रीज़न है, एंड इवन पॉलिटी में बहुत सारे केसेस भी हैं, ठीक है, कि क्यों ऐसा किया गया। तो ये सारी चीज़ों को हम पॉलिटी में ही पढ़ेंगे। अभी हम आगे इस एक्ट को देखते हैं। तो ये अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, होपफुली कोई कन्फ्यूज़न ना रहा हो, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? फंडामेंटल राइट था, ठीक है। लेकिन 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको एलिमिनेट कर दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 31 को रिपील कर दिया गया और 19 में भी चेंजेस किए गए, अमेंड किया गया, और नया फिर से अनदर पार्ट जो है ऐड कर दिया गया आर्टिकल 300A में। और इसमें जो है राइट टू प्रॉपर्टी अभी क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। आगे देखते हैं। द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013
शॉर्टली हम इसको कह सकते हैं, ये इस एक्ट का पूरा नाम है, ठीक है, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, ठीक है। शॉर्टली इसको हम जो है LA एक्ट कह सकते हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। तो इसको पास किया गया था 2013 में सितंबर में, और ये फोर्स में आया था 2014 में, ठीक है। ये जनवरी वगैरह याद ना भी रहे, ईयर अगर थोड़ा बहुत याद रह जाए, कभी कभी प्रीलिम्स में हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है, कि इसको फिर जो है 2014 में ये फोर्स में आया था। और लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है 2013 का, ठीक है, इसको यूज़ किया जा सकता है किसके लिए, लैंड एक्विजिशन ऑफ लैंड ओनली फॉर पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट। तो ठीक है, तो ये क्या कहा गया कि अब जो लैंड एक्विजिशन होगा तो ये सिर्फ पब्लिक पर्पस के लिए ही होगा, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो पब्लिक के हित में है तो होगा, ठीक है। और इसमें कुछ जो है कैटेगरीज दिए गए कि कौन कौन सा जो है प्रोजेक्ट आएगा पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो जैसे प्रोजेक्ट्स फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस, कोई स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट है और उसके लिए अगर लैंड चाहिए, ठीक है, जैसे नेवल, मिलिट्री और एयर फोर्स से रिलेटेड, ठीक है, और इसमें इंक्लूड होगा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी, और एनी अदर जो है फोर्सेस जो या कुछ भी ऐसा जो जरूरी है नेशनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है, और ऐसा कोई प्रोजेक्ट PSUs के लिए, तो ये सारा जो है किसके अंदर आ रहा है कि लैंड एक्विजिशन के लिए, ये जो स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जो है लैंड को ले सकते हैं। अब अगर फिर इसमें कौन से और प्रोजेक्ट आते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, रेलवेज का, हाईवेज का, रोड्स का, पोर्ट्स का, पावर प्लांट्स का, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का, माइनिंग्स का, एग्रो प्रोसेसिंग का, वेयर हाउसिंग का, तो इन सारे चीज़ों के लिए भी लैंड लिया जा सकता है, ठीक है, ये भी पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट्स में आता है। देन गवर्नमेंट एडेड अगर कुछ है और एडमिनिस्ट्रेड एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, तो कोई अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें गवर्नमेंट एड प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, या गवर्नमेंट जो है इसको एडमिनिस्टर कर रही है एजुकेशनल और किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक्सक्लूड किया जाएगा क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की बात है, तो एक्सक्लूडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट होटल्स, तो इसमें प्राइवेट नहीं आएगा क्योंकि ये पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज, अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हम लेकर के आए अफेक्टेड फैमिलीज के लिए, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। देन फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस फॉर द पुअर एंड लैंडलेस, और जो है रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए भी लैंड जो है ये भी पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट में आता है, और इसके लिए भी लैंड को एक्विजिशन किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो किसके लिए, रेसिडेंशियल पर्पसेस फॉर द पुअर एंड लैंडलेस के लिए। तो ये सारा हमने देख लिया कि जो है पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट्स क्या है, कि लैंड एक्विजिशन तो होगा, लेकिन इसमें ये लाइन दे दिया गया है कि लैंड एक्विजिशन सिर्फ पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट के लिए ही होगा, ठीक है। सो एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 जो है किस किस कंडीशन में अप्लाई होता है, ठीक है। तो जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी जिस भी गवर्नमेंट को लेना है लैंड, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, वो लैंड को अगर एक्वायर करे खुद के यूज़ के लिए, खुद के कंट्रोल के लिए, इंक्लूडिंग उसमें अगर PSUs भी है पब्लिक पर्पसेस के लिए, तो इसमें कोई भी कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब गवर्नमेंट खुद के यूज़ के लिए लेती है तो यहाँ कोई भी कंसेंट ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो अगर लैंड को एक्वायर करती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, और इस वाले प्रोजेक्ट में अगर ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास लाई करता है, ठीक है, यानी कि अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है लेकिन ऑनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है पब्लिक पर्पस के लिए ही बनाया जा रहा है, पब्लिक के लिए ही बनाया जा रहा है, तो इस केस में 70% जो है, एटलीस्ट 70% कंसेंट जो है चाहिए होगा, 70% अफेक्टेड फैमिलीज का कंसेंट चाहिए होगा, ठीक है। जितनी भी फैमिलीज उसमें अफेक्ट हो रही है उसमें से 70% लोगों का कंसेंट तो कम से कम चाहिए ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा कि अगर तो गवर्नमेंट खुद के यूज के लिए कर रही है तो कोई कंसेंट नहीं चाहिए, और अगर जो है गवर्नमेंट जो है एक्वायर कर रही है लैंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए, इसमें भी जो है ऑनरशिप लैंड का जो है अगर गवर्नमेंट के पास है, तो इसमें जो अफेक्टेड फैमिलीज है या ऑनर्स हैं, तो इनको कितने परसेंट लोगों से पूछना है, 70% जो है अफेक्टेड फैमिलीज का कंसेंट जरूरी है, ठीक है। और अगर कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो एक्वायर करती है लैंड किसके लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए, मतलब लैंड एक्वायर कर रही है प्राइवेट कंपनीज के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए ही कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा,
80% जो है अफेक्टेड फैमिलीज का या ऑनर्स ऑफ द लैंड का क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात कि जब तो पूरा गवर्नमेंट ही यूज के लिए है तो कोई कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है, और जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे 70% जो है अफेक्टेड फैमिलीज का जो है वो कंसेंट रिक्वायर्ड है, और जब प्राइवेट कंपनीज के लिए लैंड लिया जा रहा है, ठीक है, तो पब्लिक पर्पसेस के लिए ही, तब 80% अफेक्टेड फैमिलीज को का कंसेंट जरूरी है। अब कुछ इस एक्ट का सेलिएंट फीचर देख लेते हैं। ठीक है, कि इस एक्ट का सेलिएंट फीचर क्या है। तो सबसे पहला सेलिएंट फीचर है इसमें कि कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें कंपनसेशन कितना दिया जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड, जो उसका प्रेजेंट मार्केट वैल्यू रहेगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। इट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाय अ फैक्टर ऑफ 1 इन केस ऑफ अर्बन लैंड, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 2 इन केस ऑफ रूरल लैंड। तो इसमें एक चीज समझना है कि मार्केट वैल्यू जो लैंड का है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखेंगे कि मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड और इसमें जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, फैक्टर ऑफ 1 से। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा किस केस में, अर्बन लैंड के केस में। और फिर मार्केट वैल्यू जो रहेगा और जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से रूरल लैंड के केस में। ठीक है, तो ये कंपनसेशन इस तरीके से दिया जाएगा। और अगर कोई केस है कि लैंड जो है अर्बन और रूरल एरिया के बीच आ रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी बिटवीन 1 and 2। तो किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाएगा उसको देखा जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम अर्बन एरिया, कि अर्बन एरिया से ये प्रोजेक्ट कितनी दूरी पे है, उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि अगर तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लैंड जो है अर्बन है या रूरल है, तो फिर उसको जो है किस हिसाब से करेंगे, अर्बन एरिया के डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, इन एडिशन टू अबव, और इन सारे के साथ जो है सोलैटियम, अब ये सोलैटियम क्या है, कंपनसेशन फॉर इमोशनल अटैचमेंट भी दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है कि सोलैटियम भी दिया जाएगा। अब ये सोलैटियम का मतलब बताया कि इमोशनल अटैचमेंट के लिए भी कंपनसेशन दिया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग अपने जो है प्रॉपर्टी से या अपने जगह लैंड से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं और वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इक्वल टू 100% ऑफ द अबव कंपनसेशन शैल ऑल्सो भी गिवन। तो ये याद रखना है कि सोलैटियम भी दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल कंपनसेशन जो है कितना होना चाहिए, स्टैंड्स आउट टू बी ट्वाइस ऑफ द मार्केट वैल्यू फॉर अर्बन एरिया। तो जो अर्बन एरिया के लिए कंपनसेशन कितना है, मार्केट वैल्यू से दुगना दिया जाएगा। ठीक है, और रूरल एरिया से जो भी है उसका 4 गुना दिया जाएगा, एंड 4 टाइम्स द मार्केट वैल्यू ऑफ रूरल एरिया। ठीक है, रूरल एरिया का जो मार्केट वैल्यू है उसका 4 गुना दिया जाएगा सोलैटियम के केस में। ठीक है, तो ये सारा जो है कंपनसेशन के बारे में अच्छे से बात की गई है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि प्रॉपर कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा था लैंड ओनर्स को, जिनका भी लैंड था, और सारी चीजें अच्छे से नहीं हो पा रही थी एक्विजिशन के टाइम पे। दूसरा आप देखते हैं, द एक्ट प्रोहिबिट्स एक्विजिशन ऑफ इरिगेटेड मल्टी क्रॉप्ड लैंड, ठीक है, अदर देन अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि अगर कोई इरिगेटेड या मल्टी क्रॉप यहाँ पे अच्छे से उपजाऊ खेत है तो इसको जो है नहीं एक्विजिशन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कभी करना पड़े तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही कर सकते हैं। ठीक है, और ये रेस्ट्रिक्शन कहाँ अप्लाई नहीं होता है, विच आर लीनियर इन नेचर सच एज रोड्स, इरिगेशन कैनाल, रेलवेज एंड पावर लाइन। क्योंकि ये तो लीनियर है, एक लाइन में चलता जा रहा है, तो आप रोड्स को तो जिगजैग इधर उधर नहीं बना सकते ना। तो इसके लिए फिर इन्हीं सारे केसेस में जो है इस उपजाऊ जमीन को, मल्टी क्रॉप्ड लैंड को लिया जाएगा, अदरवाइज जो है नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और जो ये मल्टी क्रॉप्ड इरिगेटेड लैंड है इसको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जो है लिया जाएगा एज डेमोन्स्ट्रेबल लास्ट रिजॉर्ट इन दैट केस। तो ऐसा नहीं है कि पहले एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस आ गया और पहले ही इंस्टेंस में लैंड को लिया जाएगा। जब ये लगे कि और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये लास्ट रिजॉर्ट है, फिर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक्ट क्या करता है, इंपावर किसको करता है, स्टेट गवर्नमेंट को इंपावर करता है टू फिक्स द लिमिट ऑन एक्विजिशन ऑफ मल्टी क्रॉप्ड लैंड। और इस चीज का पावर किसके पास है, ठीक है,
लिमिट जो है लगाने का या कुछ करने का मल्टी क्रॉप्ड लैंड पे, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड लिमिट्स ऑफ प्राइवेट परचेज, तो इस पे जो लिमिट लगाने वाली बात है ना कि ये मल्टी क्रॉप्ड लैंड है या एग्रीकल्चरल लैंड है या प्राइवेट परचेज का लैंड है, तो इसको गवर्नमेंट जो है इस एक्विजिशन पे क्या करेगी, लिमिट लगाएगी, कितना तक ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये सारा चीज़ कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट सैलेंट फीचर है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, तो जब भी गवर्नमेंट जो है चाहती है कि प्रॉपर्टी को या लैंड को एक्वायर किया जाए, तो ये कंसल्ट करती है किसके साथ, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी के साथ। और इन एनी केस जो है अगर कोई भी अफेक्टेड एरिया है तो वहाँ पे क्या करते हैं, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी जो है कैरी आउट करते हैं इन कंसल्टेशन विद देम, किनके साथ मिलकर, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ मिलकर के। ठीक है, एंड इट शैल मेक अवेलेबल द रिपोर्ट टू द जनरल पब्लिक, और जो भी रिपोर्ट बन के आता है ये जनरल पब्लिक के पास भी अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो SIA को क्यों जो है कराया जाता है और SIA रिपोर्ट में क्या रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या क्या डिटेल्स रहेगा, वेदर द प्रपोज्ड एक्विजिशन सर्व्स पब्लिक पर्पस, कि हाँ ठीक है एक्विजिशन किया जा रहा है, इस लैंड को लिया जा रहा है, तो क्या ये पब्लिक का पर्पस को सर्व कर रहा है। ठीक है, और जो भी अफेक्टेड फैमिलीज है या डिस्प्लेस्ड फैमिलीज है उसका एस्टिमेशन किया गया है या नहीं। देन एक्सटेंट ऑफ लैंड, हाउसेज, सेटलमेंट्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टीज लाइकली टू बी अफेक्टेड, इसके साथ और भी कोई चीज़ें जो है अफेक्ट हो रहा है या नहीं, या किस हद तक अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंट ऑफ लैंड प्रपोज फॉर एक्विजिशन इज द एब्सोल्यूट बेयर मिनिमम, ये भी बताना है कि जितना भी लैंड को जो है प्रपोज किया गया है लेने के लिए, कि ये एब्सोल्यूट बेयर मिनिमम है, कि जितना ज़रूरी है उतना ही लिया जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है 1 इंच भी। ठीक है, उसके बाद लैंड एक्विजिशन एट ऑल्टरनेट प्लेस हैज़ बीन कंसिडर्ड एंड फाउंड नॉट फीजिबल। ठीक है, और ये भी इस रिपोर्ट में ये भी रहेगा कि क्या लैंड एक्विजिशन जो है किसी ऑल्टरनेट प्लेस पे किया जा सकता है, किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और अगर किया जा सकता है तो ये फीजिबल है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में बेसिकली रहेगा लैंड से रिलेटेड। ठीक है, कि लैंड से रिलेटेड ही रहेगा कि अगर एक्विजिशन किया जा रहा है तो उसको किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, अफेक्टेड फैमिलीज़ पे या अफेक्टेड एरिया किस हद तक अफेक्ट हो रहा है, ये सब कुछ जो है इसमें आता है। ठीक है, देन स्टडी ऑफ सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, इट्स कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो ये सब भी रहेगा कि सोशल जो है इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का स्टडी करना, इसके कॉस्ट को, ओवरऑल कॉस्ट जो प्रोजेक्ट का क्या रहेगा और इससे क्या जो है लोगों को बेनिफिट होगा। ठीक है, और ये प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए, कंसेंट शैल बी कैरीड आउट अलॉन्ग विथ SIA स्टडी, और यहाँ पे कंसेंट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट, तो इसका नेक्स्ट फीचर क्या है, रिहेबिलिटेशन होना चाहिए और रीसेटलमेंट होना चाहिए। ठीक है, जो भी अफेक्टेड फैमिलीज़ है तो उसमें हमने पहले देखा कि पॉइंट 1 में कि उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो उन कंपनसेशन के अलावा जो है उनको जो है रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट जो है होना चाहिए। ठीक है, अ जॉब वेयर जॉब इज़ क्रिएटेड और ऑन टाइम पेमेंट ऑफ 5 लाख पर अफेक्टेड फैमिली और मंथली पेमेंट ऑफ 2000। ठीक है, लिंक टू CPI फॉर 20 ईयर्स, तो अगर कोई ऐसा फैमिली है जो अफेक्टेड फैमिली है तो उसको क्या क्या दिया जाना चाहिए, हो सकता है कि जॉब क्रिएट किया जाए या तो एक बार में ही 5 लाख रुपए जो है अफेक्टेड फैमिलीज़ को दिया जाए। ठीक है, या फिर मंथली पेमेंट जो है 2000 रुपये का दिया जाए 20 सालों तक। ठीक है, 1 टाइम रीसेटलमेंट अलाउंस जो है 50,000 रुपीज़ का फॉर ईच अफेक्टेड फैमिलीज़ को रीसेटलमेंट अलाउंस जो है 1 टाइम का 50,000 रुपये जो है दिया जाना चाहिए। और जितना अफेक्टेड फैमिली है, ठीक है, ईच अफेक्टेड family shall get their monthly subsistence allowance of Rs 3,000 रुपीज़, तो उनको जो है क्या मिलना चाहिए, मंथली सब्सिस्टेंस अलाउंस भी, जीने के लिए, खाने के लिए, रहने खाने पीने के लिए उसको क्या चाहिए, 3,000 रुपये जो है फॉर 1 ईयर। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है। इन केस ऑफ डिसप्लेसमेंट इफ़ अ हाउस इज़ लॉस्ट, तो अगर ऐसा होता है कि डिसप्लेसमेंट किया जा रहा है या उसका घर ही जो है लिया जा रहा है, ठीक है, तो द पर्सन शुड बी प्रोवाइडेड विथ कंस्ट्रक्टेड हाउस। तो जब किसी का हाउस है और उसके हाउस का डिस्प्लेसमेंट हो गया या उसका हाउस ही लॉस्ट हो गया, तो उस हाल में उसको क्या मिलेगा, हो सकता है कि कंस्ट्रक्टेड हाउस मिले। तो मतलब ये सारे कुछ जो है चीज़ें हैं कि रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट किसको मिलना चाहिए, ठीक है, कंपनसेशन किसको मिलना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो अब इसके ऊपर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि जो न्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013 का हैज़ सॉट टू स्ट्रीमलाइन द लैंड एक्विजिशन प्रोसीजर, ब्रिंग अबाउट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। तो इसका एम क्या है कि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी हो, सेफ गार्ड हो सके जो है किस चीज़ का, राइट्स ऑफ लैंड ऑनर्स की, जो भी लैंड ऑनर है उनके अधिकारों का पूर्ण रूप से देखभाल होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए, रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, इन सेटिंग आउट टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंश्योरिंग राइट्स ऑफ लैंड ऑनर। तो दोनों के बीच का बैलेंस होना चाहिए कि अगर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं या हम इंश्योर कर रहे हैं कि लैंड ऑनर, जो भी अगर लैंड ऑनर है तो उसका अधिकार का क्या कहते हैं, उनका अधिकार रहना चाहिए और उनके अधिकार के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो फुलफिल होना चाहिए। तो जो न्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013 का, ठीक है, सलेंट टुवर्ड प्रोटेक्शन ऑफ लैंड ऑनर्स राइट। तो बेसिकली जो है, जो हमने प्रॉब्लम देखी थी शुरू में कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो लैंड ऑनर है उनके राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसी को प्रोटेक्ट करना है। एंड गेटिंग द कंसेंट ऑफ 70% एंड 80% ऑफ द प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज इज रियली चैलेंजिंग इन टाइम्स ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसमें हमने देखा कि ठीक है, ये तो आया ऑनर्स के राइट के लिए, लेकिन ये जो कंसेंट वाला पार्ट है इस एक्ट में, ठीक है, तो जितना पॉपुलेशन डेंसिटी है तो उस हिसाब से ये कंसेंट ले पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है। तो ये सारे कुछ चीज़ों को हमने जो है देखा, ठीक है, कि लैंड एक्विजिशन जो है एक्ट 2013 का वो है क्या, और हमने काफ़ी डिटेल्स में इस बुक के अकॉर्डिंग हमने उस चीज़ को कवर किया।